गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हमने पढ़ा था द कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम पढ़ेंगे द कंपनी आर्मी। कल हमने पढ़ा था ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला, और आज हम पढ़ेंगे कंपनी आर्मी के बारे में। कॉलोनिकल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो कॉलोनिकल रूल जो इंडिया में आया तो वो अपने साथ साथ कई नए आइडिया लाया प्रशासन के, और उससे जो है उनकी पावर जो है वो क्या हो गई, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गई, पावर जो एकदम शक्तिशाली हो गई, क्योंकि उनके नए नए आइडियाज थे प्रशासन चलाने के लिए। मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑफ कैवलरी। जो मुगल आर्मी जो थी उसमें बहुत सारे कैवलरी थे। कैवलरी जिसको बोलते हैं हम लोग पैदल सेना, सवार्स, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, यानी कि जो है हॉर्स बैक के ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं उनको बोला जाता है। एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल सोल्जर्स। कैवलरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि हॉर्स पर चल रहे होते हैं, ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं। एंड इन्फेंट्री जो है वो एक पैदल सोल्जर्स होते हैं जो फूट पे चल रहे होते हैं। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी। उनको जो है एक इस तरह की ट्रेनिंग, तीर अंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। आर्चरी का मतलब होता है तीर अंदाजी, एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड, और उसी के साथ तलवार चलाने की। यानी कि इनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इतना पावरफुल था, चाहे वो कैवलरी हो, चाहे वो ट्रेंड सोल्जर्स हो, चाहे वो पैदल सवार जो है सेना हो, या फिर जो है तीर अंदाजी और तलवार चलाना, ये सब इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता था। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। जो कैवलरी जो थे वो डोमिनेटेड थे आर्मी के, और मुगल स्टेट जो था उसको ये महसूस नहीं हुआ कि जो है उनको कोई ज़रूरत है कि लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड पैदल सेना की। द रूरल एरियाज had a large number of armed peasants, and the local जमींदार्स often supplied the Mughals with पैदल soldiers। जो रूरल एरिया था वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में आर्म्ड किसान थे, ठीक है, पीजेंट्स थे, और जो लोकल जमींदार थे वो हमेशा सप्लाई करते थे मुगल्स को विद पैदल सोल्जर्स। हमेशा पैदल सोल्जर्स जो है उनके साथ में रहा करते थे। अ चेंज occurred in the 18th century where Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and trained them as professional सोल्जर्स। एक बहुत बड़ा चेंज आया था, घटा था 18th सेंचुरी में, जब मुगल जो थे वो सक्सेसर स्टेट्स जो थे, सक्सेसर स्टेट्स कौन से थे उस टाइम में, अवध और बनारस। तो ये जो था बनारस और अवध, उन्होंने क्या किया था, जो पीजेंट्स थे उनको जो है अपने आर्मी के अंदर जो है रिक्वायरमेंट दी, भर्ती दी, और उनको ट्रेंड किया एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्वायरमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है वो उसी तरह का जो है सेम मेथड जो है अपनाया था जब उनको लगा कि उनकी आर्मी में भी क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, विच केम टू बी नोन एज द स्पोई आर्मी, जिसको जो है वो क्या बोला जाता था, स्पोई आर्मी का मतलब होता है भारतीय सिपाही। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीन्स सोल्जर्स, तो वो जो है अपनी आर्मी को क्या बोलते थे, सिपोई आर्मी, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। As warfare technology changed from the 1820 as the cavalry requirements of the company's army declined। जब युद्ध की टेक्नोलॉजी जो है चेंज हुई, वॉर की टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी 1820 में, तो जो कैवलरी जो थे, कैवलरी जो सेना थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कंपनी की आर्मी को क्या करना, डिक्लाइन करना, नीचे गिराना। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बर्मा में फाइट कर रहा था, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद बुस्केट्स एंड मैचलॉक्स। जहाँ पर सोल्जर्स जो थे वो किसके साथ लड़ते थे, भारी बंदूक के साथ में। भारी बंदूक जो होती थी ना उसको लेके पैदल सेना जो है वो अटैक करते थे, और मैच लॉक्स जो थी वो भी एक तरह की हैवी गन ही थी, और इसमें जो है एक तरह का पाउडर यूज़ किया जाता था मैच के थ्रू। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। सोल्जर्स जो थे कंपनी की आर्मी के वो अपने आप को चेंजिंग कर रहे थे मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और जो इन्फेंट्री जो सेना थी वो अब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई थी, जो पैदल सेना जिसको बोला जाता है ना, इन्फेंट्री। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो थे उन्होंने जो है यूनिफॉर्म जो है मिलिट्री कल्चर के लिए डेवलप किया। सोल्जर्स वर इंक्रीजली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। सोल्जर्स जो थे वो लगातार जो है अपने आप को संबोधित कर रहे थे यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग में। ड्रिल एंड डिसिप्लिन
अपने आप को प्रैक्टिस करवा रहे थे, डिसिप्लिन करवा रहे थे, दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार फ्रॉम देयर बिफोर। उनकी जो लाइफ थी वो इस तरह से चेंज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इस लाइफ में अपनी दूर ज़्यादा चले गए। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सीन्स कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अक्सर जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो है वो कास्ट और कम्युनिटी जो है वो फील कर सकते थे, जो इग्नोर करते थे बिल्डिंग और फोर्स जो प्रोफेशनल सोल्जर्स वगैरह थे। इंडिविजुअल कुड नॉट ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग। इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति के लिए जो है ये आसान नहीं था कि वो अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स को जो है गिव अप कर सके। दे कुड नॉट सी देमसेल्फ ओनली एज सोल्जर एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। वो ना अपने आप को ना तो सोल्जर्स में कंसीडर कर सकते थे, देख सकते थे, और ना ही अपने आप को जो है किसी भी कम्युनिटी के मेंबर के रूप में देख सकते थे। दे डिड रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी। वो ये चाहते थे कि उनकी भी लाइफ में और उनकी भी आइडेंटिटी में क्या है, चेंज आए। दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर। इसीलिए कि जो है वो ये जानना चाहते थे कि वो कौन है, हु दे वर। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सेपियोस। जो 1857 का जो क्रांति थी उसकी जो है झलक, उसकी हल्का सा आभास जो है हमें वो उस भारतीय सिपाहियों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब अब निष्कर्ष क्या निकला। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a traditional colonial power. हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रांसफर हो गई थी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक ट्रेडिशनल कॉलोनिकल पावर के अंदर। क्योंकि कॉलोनिकल पावर क्यों, क्योंकि वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इज इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडिड दिस प्रोसेस। जो अराइवल थे न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी के अर्ली 19th सेंचुरी में, वो भी इस प्रोसेस को ऐड कर रहे थे। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। जहाँ तक हमने देखा कि जो है कहीं पर भी बिटवीन 6 and 8 months के अंदर जो ट्रैवल हुई थी इंडिया में वो बाय सी के द्वारा हुई, समुद्र के द्वारा। स्टीम शिप्स जो थे उनको स्टीम शिप्स रेड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India। स्टीम शिप्स जो थी उसको रेड्यूस कर दिया गया था, उनकी जर्नी को 3 weeks जो है एनबलिंग करके ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली जो थी वो उससे दूर जाके जो है कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया के अंदर रहती थी। यानी कि स्टीम शिप्स जो है उसको उन्होंने रेड्यूस कर दिया। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो हमने देखा 1857 जो थी उसमें कंपनी जो थी उन्होंने अपना जो है डायरेक्ट रूल जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था 63% अपने प्रदेशों के अंदर, और 78% जो है जो इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर। कंबाइंड विथ इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। इसी के साथ में उन्होंने क्या किया, कंबाइन कर लिया जो भी अलग तरह के जो भी प्रदेश थे और बचे हुए जो भी प्रदेश थे, उन्होंने क्या किया, उनकी पॉपुलेशन को भी जो अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम लोग ये कह सकते हैं इसने जो वर्चुअली पूरी होल इंडिया कंट्री पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया था। नाउ योर लेसन इज एंडिंग, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट आपका है हु वाज द लास्ट powerful Mughal ruler? It is Aurangzeb. Second is which one was not a trading company? The Japanese. Third is which of these Governor General introduced the policy of Parliamentary? It is Lord Hastings. ठीक है, Hastings, sorry. फर्स्ट में आप लगाएंगे A, सेकेंड इज A, थर्ड इज B. ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट आप लगाइए द ब्रिटिश कंक्वेस्ट of Bengal began with the Battle of Buxar, Buxar. Second is British territory was broadly divided into administrative units called presidency. Third is Hyder Ali and Tipu Sultan were the ruler of Mysore. Fourth is Vasco da Gama was a Portuguese explorer who had discovered sea routes to India in 1498. Fifth is Dalhousie implemented the doctrine of lapse. Sixth is the company took over Awadh in the year 1856. Seventh is Maratha kingdom were located mainly in the western part of India. Eighth is right to trade duty free was an order given by Aurangzeb. Ninth is Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. 10th is Lord Hastings introduced a new policy called
Paramudrutri. Next is Seringapatam was the capital of Tipu Sultan. 12th is the Battle of Plassey was fought between Sirajuddaulah and Clive. Clive के बाद में आप जो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंपनी in 1757. Now turn your page. Next is match the following. Match the following में आप लगाएंगे B, A, D, E, C. Now is true and false. True and false का first है आपकी the Mughal Empire became stronger in the 18th century. It is false. Second is the English East India Company was the only European company that traded with India. False. Third, Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. It is true. The British did not introduce administrative changes in the territories then conquered. It is false. Now is very short आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको मैं अगेन रिपीट करूँ, बुक में ही करने हैं, आपको नोटबुक के अंदर नहीं करना है. जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे वो नोटबुक के अंदर करेंगे. ओके. फर्स्ट इज हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड इन 1600. क्वीन एलिजाबेथ वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड in 1600. Okay. Second is who was the last powerful ruler of the Mughal Empire? Aurangzeb was the last powerful ruler of the Mughal Empire. Third is why did the company want a puppet ruler? A puppet ruler would willingly give it trade concessions and other privileges. Fourth is what do you understand by a Kaji? Kaji means a judge. Fifth is give the name of Indian rulers who fought at the Battle of Buxar. It is Shah Alam II and Mir Qasim. ये जो है मैं आपको अगेन इसकी पिक्चर जो है क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ओके. तो आज हम वेरी शॉर्ट तक ही करेंगे. टिल देन थैंक यू.